अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं अहमद अलीम हैदर और मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको बताएं कि सीटीडी की कराची में कार्रवाई, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द जावेद मंगरियो और मुमताज सोमरो हसास इदारे के दफ्तर और रेंजर्स पर हमलों में मुलव्विस हैं। तारिक रोड से गिरफ्तार दहशतगर्द SRA रुकन निकला। चाइना टाउन के मालिक की गाड़ी पर ID उन्हीं दहशतगर्दों ने लगाई थी। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि कराची में सीटीडी की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द जावेद मंगरियो और मुमताज सोमरो हसास इदारे के दफ्तर और रेंजर्स पर हमलों में मुलव्विस हैं। तारिक रोड से गिरफ्तार दहशतगर्द SRA का रुकन निकला। चाइना टाउन के मालिक की गाड़ी पर ID इन्हीं दहशतगर्दों ने लगाई थी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन, एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्द का कलअदम तंजीम का सरगर्म रुकन था। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लधा में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द पीर उर्फ असद हलाक हो गया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कई कार्रवाइयों में मुलव्विस था। आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन, एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्द कल अदम तंजीम का सरगर्म रुकन था। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्हा में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द पीर उर्फ असद हलाक हो गया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कई कार्रवाइयों में मुलव्विस भी था। उधर विभाग के वजीर असद उमर कहते हैं, लोगों के दिलों से कोरोना का खौफ खत्म हो गया। मरीजों में इजाफे के बायस हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा, दुनिया भर में आबादी के लिहाज से कोरोना वैक्सीन कम है। पाकिस्तान में 9 लाख से ज्यादा वैक्सीन अभी दस्तयाब हैं। ईद के बाद रोजाना 1.5 से 2 लाख वैक्सीन लगाई जाएंगी। सिर्फ 13,000 अफराद ने प्राइवेट वैक्सीन लगवाई है। 2 लाख रोजाना तक हम ले जाएं, यानी इसके अंदर 2 से तकरीबन 3% तक इजाफा करने की हम कोशिश करेंगे। जो आपको पता है कि इस बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। जो कोविड है, इसकी वबा किसी उम्र के भी इंसान को लग सकती है, लेकिन ये ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो जितने ज़्यादा लोगों की उम्र ज़्यादा है उतना ज़्यादा ख़तरा है उनके लिए इस बीमारी का। नौजवानों को ज़्यादातर जो है वो बीमारी होती भी है तो वो कोई बहुत उसके ऊपर संजीदा, तकरीबन सबके ऊपर, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता और गुजर जाते हैं इस बीमारी से और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, 50 के बाद थोड़ा बढ़ना शुरू होता है जो जानी नुकसान है। 60 के बाद उसमें काफ़ी इजाफा नज़र आता है और फिर ज़ाहिर है 70 में और ज़्यादा और 80 में और ज़्यादा। इसीलिए जब वैक्सीनेशन की गई तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया था कि सबसे पहली तरजीह हमारे लिए थी कि वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं जिन्होंने लोगों की हिफाजत करनी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस जहाज़ में जब हम सफ़र करते हैं तो वो आपको जब ताकीद करते हैं कि अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई, ऑक्सीजन का मास्क जब गिरेगा तो पहले आपने खुद पहनना है और फिर कोई बच्चा आपके साथ है तो उसकी मदद करनी है। तो वो आप समझ लें ये उसी मिसाल की तरह है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स ने, क्योंकि वो इस वक्त 6,40,000 हमारे हेल्थ केयर के वर्कर्स रजिस्टर हुए थे, इन 6,40,000 जो हैं उन्होंने बाकी 22 करोड़ की हिफाजत करनी है, तो सबसे पहली तरजीह तो वो थी। उसके बाद जो है वो हमने उम्र के ज़्यादा लोगों से शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं। पहले 80 साल से ऊपर था, फिर 70 साल से ऊपर था, फिर 65 पे आए, 60 पे आ गए हैं। 50 से ज़्यादा की जो उम्र के लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन खोल दी गई थी 30 मार्च को। अब हमने फैसला करना है, अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उम्मीद थी कि आज तक आ जाएगा, लेकिन शायद अगले 1-2 दिन के अंदर हमारे पास एग्जैक्ट तारीख आ जाएगी आगे की सप्लाई की। उसको देख के हम तारीख का ऐलान कर देंगे। उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा वो अब इंतज़ार नहीं होगा 50 से ज़्यादा उम्र वालों की। और जैसे मैंने पहले ऐलान किया कि जो हमारी इस वक्त लाइन अप हो रही हैं, जो हमारी उम्मीद है, अगर उसी के मुताबिक चलता रहे। मैं अगर एक लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि फिर वही दोहराऊँगा कि इस वक्त दुनिया में तमाम दुनिया जो है वो सिर्फ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना हुआ बेकाबू। SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में रिकॉर्ड 118 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 15,619 हो गई। मजीद 4,318 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,30,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके।
6,38,000 सेहतियाब जबकि 66,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 7,62,000, सिंध में 4,530, खैबर पख्तूनख्वा में 2,683, बलोचिस्तान में 217, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 407 और इस्लामाबाद में 617 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों में 4,318 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,53,000, सिंध में 2,70,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,275,000, बलोचिस्तान में 20,397 अमवात हो चुकी हैं। नाज़रीन, इसी तरह दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 29,49,000 हो गई है। मरीजों की तादाद 13,63,00,000 तक जा पहुंची। 11,50,00,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,77,000, ब्राजील में 3,55,000, भारत में 1,71,000, मैक्सिको में 2,10,000, रूस में 1,03,000, फ्रांस में 99,135, बरतानिया में 1,27,000 और सऊदी अरब में 6,765 अमवात हो चुकी हैं। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं स्कूल्स की बंदिश बहुत मुश्किल है। ऑनलाइन तदरीस का सिलसिला जारी है, ताहम क्लासेस के अंदर तालीम का कोई नेमुल बदल नहीं। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि हम कौम और बच्चों के मफाद में फैसले कर रहे हैं। हम मिलकर इस आफत का मुकाबला करेंगे। चैलेंजेस अभी तक मौजूद हैं, उनसे सीखा भी है। शफकत महमूद ने कहा कोरोना की तीसरी लहर बहुत बड़ा चैलेंज है। तमाम सूबों ने तालीम के मैदान में मुतफिका फैसले किए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तबीयत नासाज। आज बुलाया जाने वाला एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुलतवी कर दिया गया। आइंदा इजलास कब होगा इसके बारे में अभी तक कोई तारीख नहीं दी गई। आने वाले इजलास के बारे में अभी तक कोई तारीख नहीं दी गई। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तबीयत नासाज। आज बुलाया जाने वाला एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुलतवी कर दिया गया। आइंदा इजलास कब होगा इस बारे में अभी तक कोई तारीख नहीं दी गई। पाकिस्तान में माह रमजान उल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत होगा। जब सूबाई और जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने सूबों और जोन्स में होंगे। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान में माह रमजान उल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत होगा। जो सूबाई और जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने सूबों और जोन्स में होंगे। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात और फल्कियात के मुताबिक आज पाकिस्तान में चांद दिखाई देने के इम्कान हैं और यकुम रमज़ान कल 14 अप्रैल बरोज़ बुध को मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमज़ान उल मुबारक का चांद पीर की सुबह 7:32 पर पैदा हो चुका है। आज गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 35 घंटे से ज़ायद होगी। आज शाम चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात नजर आते हैं। आपको बता रहे हैं कि महकमा मौसमियात और फल्कियात के मुताबिक आज पाकिस्तान में चांद दिखाई देने का इम्कान है और यकुम रमज़ान कल 14 अप्रैल बरोज़ बुध को मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमज़ान उल मुबारक का चांद पीर की सुबह 7:32 पर पैदा हो चुका है। आज गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 35 घंटे से ज़ायद होगी। आज शाम चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मजहबी जमात के एहतजाज से दूसरे रोज भी मुल्क भर में ट्रैफिक दरहम बरहम। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दीगर शहरों की अहम शाहराहें बंद हैं। कुछ शहरों में ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। बेशतर में हालात बददस्तूर खराब हैं। लाहौर में चुंगी अमर सद्दू, फेरोजपुर रोड, कसूर रोड, यतीम खाना चौक, शाहतरा, दरोगेवाला, बेगम कोट, अमामिया कॉलोनी,
स्कीम मोड में ताहाल मुजाहिरीन सड़कों पर हैं। लोगों को सड़कों की बंदिश से मुश्किलात का सामना है। इसी तरह कराची, हैदराबाद, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है। शहर इक़्तिदार में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए रेंजर्स के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। तर्जुमान मोटरवे ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हदायत की है। उधर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में ओपोजिशन जमातें शिरकत करेंगी। पीपल्स पार्टी और ANP का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। PDM की मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। अहम खबर है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में अपोजिशन जमातें शिरकत करेंगी। पीपल्स पार्टी और ANP का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। PDM की मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM के तमाम ओहदों से एहतजाजन मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सियासी इत्तेहाद में किसी किस्म के शोकॉज नोटिस की मिसाल नहीं मिलती। शोकॉज नोटिस पर पीपल्स पार्टी और ANP से माफी मांगी जाए। ANP को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़े हैं। सियासत इज्जत और बराबरी की बुनियाद पर की जाती है। हम पर कोई फैसले मुसल्लत ना करे। जिसको इस्तीफा देना है दे, लेकिन किसी पार्टी को डिक्टेट ना किया जाए। पंजाब में सेनेट की 5 नशिस्तें PTI को दी गईं तो कोई नोटिस नहीं दिया गया। Agenda item number 4, resignations from the assemblies as recommended by the Pakistan Democratic Movement. The Pakistan People's Party Central Executive Committee maintains its position that the resignations from the national and provincial assemblies of Pakistan should be an atom bomb, आखिरी हथियार होना चाहिए। कल हमारा मौक़िफ़ ये था, आज हमारा मौक़िफ़ ये है और आने वाले कल भी ये हमारा मौक़िफ़ रहेगा। हम समझते हैं कि ये मौक़िफ़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख़ी मौक़िफ़ भी रहा है कि ये मौक़िफ़ सही साबित हुआ। That the Pakistan People's Party's position that we must not abandon Parliament, that we must not abandon the electoral battleground, that we must not abandon the Senate battleground, has been vindicated. सिर्फ और सिर्फ बाय इलेक्शंस में हिस्सा लेके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत को एक्सपोज कर लिया, दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान की अवाम ऑपोजिशन के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं है। अगर हम दूसरे जमातों के कहने पे चलते और यही बाय इलेक्शन सेनेट से पहले बॉयकॉट करते और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये सारे सीट्स मुफ्त में लेते, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, ऑपोजिशन की सियासत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के लिए एक अच्छा स्टेप नहीं होता। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शाहिद काकान अब्बासी ने कहा है कि जो जमात इत्तेहाद का इत्तेमाद खो बैठे, मेरी नज़र में उसकी कोई गुंजाइश नहीं। फैसला PDM जमातें करेंगी। वो जमात इत्तेहाद में नहीं रहना चाहती तो फिर उनका अपना रास्ता है और हमारा अपना रास्ता है। हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है। लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज एहतसाब का वाहिद मकसद मुजरिमों को बचाना और जुर्म की पर्दापोशी करना है। वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। मुल्क का क्या बनेगा? क्या मुल्क के मसाइल सड़कों पर हल होंगे? क्या मुल्क में कोई हुकूमत है? नाम निहाद एहतसाब के मामलात आपके सामने हैं। आज 2 साल हो गए ये केस, न केसों में कोई बात है, न कोई अदालत में कोई काम है। बहरहाल ये तमाशा भी लगा रहेगा। लेकिन आज हकीकत ये है कि जो मुल्क में करप्शन है वो ना नैब को नजर आती है, ना किसी और को नजर आती है।
600 अरब रुपया चीनी में चोरी हो चुका है अवाम की जेब से, और किसी को ये पता नहीं चला अभी तक कि ये काम किया किसने। इस नैब के अपने अरबों रुपए खाए गए हैं और उस पर कमीशन बना, कमीशन ने सबको बरी कर दिया, वहां भी ये पता नहीं चला कि ये काम किया किसने। दवाइयों के स्कैंडल हैं, गंदम के स्कैंडल हैं, रोज मुल्क में एक नई बात होती है। अब सेंसस भी आ गया है, 3 साल हुए सेंसस को हुए, आज सेंसस पाकिस्तान के मामलात का हल है। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल सेंसस था कि आप फिर अरबों रुपए खर्च करके सेंसस करवाएंगे, फिर उसको मुतनाज़ा बनाएंगे। आज पाकिस्तान का मसला है महंगाई। हुकूमत क्या कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? बिजली की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? हर चीज की कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वज़ीर आज़म हर दूसरे दिन तकरीर करता है, कल भी कोई तकरीर कर दी है। ये मुल्क की जो मुश्किलात हैं, ये इस तरह हल होने वाली नहीं है। आज एक बात बड़ी अयां है कि ये 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, हाइब्रिड हुकूमत बनी, नाकाम हो चुकी है। जितनी जल्दी इस बात के इतराफ कर लें। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम की तरफ से भेजा गया नोटिस नहीं फाड़ना चाहिए था। बिलावल का अमल गैर जमहूरी और बचगाना है। पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलग करना है या नहीं, इसका फैसला अभी नहीं हुआ। नोटिस फाड़ना वक्ती शोहरत तो हो सकता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग पीडीएम को ओवरटेक नहीं कर रही, फैसले मुत्तफिका तौर पर होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो पीडीएम का नोटिस फाड़ा है, मैं समझता हूं कि ये कोई मैच्योर हरकत नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और पीडीएम में वो बतौर सरबराह पीपल्स पार्टी शिरकत करते रहे हैं। अगर वो समझते भी हैं कि पीडीएम की तरफ से नोटिस जो है वो मुनासिब नहीं था या नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए था, तो उसका एक अच्छे तरीके से जवाब दिया जा सकता था और बैठ के बात की जा सकती थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक वक्ती सताइश के लिए जो अमल किया है, वो अमल मेरी नज़र में मुनासिब नहीं है। देखिए, ये फैसला जो है वो पीडीएम की सरबराही मीटिंग में होगा। एएनपी जो है वो पीडीएम छोड़ चुकी है। पीपल्स पार्टी छोड़ दे या पीपल्स पार्टी को अलहदा कर दिया जाए, इसका फैसला पीडीएम की सरबराही मीटिंग में होगा और जो फैसला होगा उस फैसले के मुताबिक पीएमएलएन जो है वो अमल करेगी। ये बात कतन गलत है कि पीएमएलएन जो है वो कोई टेक ओवर करना चाहती है या वो पीडीएम के फैसलों के ऊपर हावी है। पीडीएम में तमाम फैसले कंसेंसस से हुए हैं। इससे पहले जितने फैसले हुए हैं उनमें पीपल्स पार्टी शामिल रही है, कंसेंसस के साथ फैसले हुए हैं और इस्तीफों का फैसला भी है, वो जो भी होगा या होता तो वो कंसेंसस के साथ ही होता। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो पोजीशन हासिल की है सेनेट में, वो ज्यादती की। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मोहम्मद खसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुस्लिम लीग नून की तजुर्बाकार टीम को खबर हो कि जिनके आपने पेट फाड़ना थे उन्होंने आपका शोकॉज नोटिस फाड़ दिया। शहबाज गिल का ट्वीट, कहा कि उनका जाली एतमाद देखें। कल तक लाड़काना कराची जाकर पीपल्स पार्टी की दहलीज पर झुके हुए थे, उनसे ताउन की भीख मांग रहे थे और आज उन्हें शोकॉज नोटिस जारी करके फाड़ने का मौका दे रहे हैं। दूसरी जानिब खुर्शीद शाह कहते हैं कि कोशिश है पीडीएम बहाल रहे, इत्तेहाद बनते टूटते हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा तन्हा खड़ी रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि पीडीएम की बानी जमात पीपल्स पार्टी है, पीडीएम को यह हक नहीं कि वो पीपल्स पार्टी को ही शोकॉज नोटिस जारी करे। वक्त बताएगा कि कौन कब पीपल्स पार्टी में आ रहा है। सियासत में कोई आखिरी दोस्त या आखिरी दुश्मन नहीं होता।
हर पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना नज़रिया होता है, अपनी अपनी सियासत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये बात पीडीएम के अंदर उठानी चाहिए थी। शोकास नोटिस किसी मुलाजिम को दिया जाता है, किसी सियासी पार्टी को नहीं दिया जाता। ये शाहिद ने जल्दबाजी की है, शाहिद ने की है या पीडीएम के कहने पे की है। पीडीएम का असल बुनियाद डालने वाली तो पीपल्स पार्टी थी। चलो इसको कोई फिक्र नहीं है, मकसद ये है कि इसमें जल्दबाजी नहीं होती। अब अगर हम ये सवाल पूछते कि मियां नवाज शरीफ क्यों गया, हमसे पूछा, अपोजिशन से पूछा। सियासत में ये नहीं होता कि एक पार्टी या दूसरी पार्टी मिलके किसी भी एक पार्टी को या दूसरी पार्टी को इत्तेहाद को डैमेज पहुंचाया जाए। मैं आज भी पुरुमीद हूँ एज ए पॉलिटिशियन कि ये इत्तेहाद टूटते भी हैं, बनते भी हैं। देखें, पीपल्स पार्टी का एक विजन है जो दूसरी पार्टी का, आई एम सॉरी, नहीं है। हमारा विजन यही था कि हम इलेक्शंस में हिस्सा लें, सेनेट में हिस्सा लें और इस्तीफाएं नहीं दें। आपने देखा कि इलेक्शन में हिस्सा लिया, मुस्लिम लीग नून का ग्राफ कहाँ तक चला गया। जो लाख जलसे करते वो अपनी ये ताकत नहीं दिखा। पाकिस्तान कोरोना वबा की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। तरक्की पसीर मुल्कों में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी फराहम की जाए। वजीर आज़म इमरान खान का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फोरम से खिताब। उनका कहना था कि तरक्की पजीर मुल्कों के लिए फौरी तौर पर हंगामी मालियाती रिलीफ फराहम किया जाए। माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों पर तवज्जो है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के पहले 10 मुतासरा मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान ने 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा शुरू किया। It is a pleasure to make this opening statement at the Economic and Social Council's Financing for Development Forum under Pakistan's presidency. The deliberations of the forum this year are critical as the world battles the coronavirus and its massive socio-economic fallout. Pakistan contained the first two waves of the virus through a policy of smart lockdowns. We implemented an $8 billion relief package to support the poor and vulnerable and to keep our economy afloat at the same time. Now, unfortunately, we are facing the third wave of the virus. Inshallah, we hope to defeat this. We need a lot of luck, like everyone does. The international community must ensure that the vaccine is available to everyone, everywhere, as soon as possible. If not, the virus will roam around and come back. Production of the vaccine must be ramped up. Patent and technology transfer restrictions should be waived to enable this. Vaccine nationalism and export restrictions are deplorable, as is the use of the vaccine to advance national. नाजरीन, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब रावलपिंडी में शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और केस खुल गया। शहबाज शरीफ एक बार फिर नैब में फंस गए। नैब रावलपिंडी में शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और केस खुल गया। नैब रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को नए केस में शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। नैब की जानिब से तलत मसूद की बतौर सरबराह पंजाब कोऑपरेटिव बैंक तैनाती में शहबाज शरीफ को शामिल तफ्तीश किया गया। नैब की 2 रुकनी टीम कल दिन 11 बजे कोट लखपत जेल जाएगी। एहतसाब अदालत लाहौर से इस ज़िमन में इजाज़त भी हासिल कर ली गई। नए केस में शहबाज शरीफ से तफ्तीश करने वाली टीम में हमाद हसन और अब्दुल माजिद शामिल होंगे। उधर विफाक वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। नून लीग एहतजाजी सियासत से बाहर निकले और पीपल्स पार्टी जैसी सियासत करे। फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी का पीडीएम के साथ चलना मुश्किल है। अपोजिशन का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने अपने रास्ते पर चलेंगी। अपोजिशन को मुतअद्दिद बार इस्लाहात की दावत दे चुके, इस्तीफों की सियासत का दौर गुजर चुका है। फवाद चौधरी ने कहा वजीर आजम ने स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए खत लिखा है।
ہم تو اپوزیشن کی تجاویز کا انتظار کر رہے ہیں. اصلاحات کی تحریک سے عوام کو فائدہ ہوگا. آئیے استعفوں کی بجائے اصلاحات کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف میں جہانگیر ترین کے ہم خیال رہنماؤں کو منانے کا ٹاسک گورنر پنجاب چودھری سرور کو سونپ دیا گیا. چودھری سرور کی ہم خیال رہنماؤں نذیر چوہان، اون چودھری اور ملک امین سے ملاقات. وزیر اعظم عمران خان نے خود جہانگیر ترین کے ہم خیال گروپ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. اہم خبر ہے جسے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں جہانگیر ترین کے ہم خیال رہنماؤں کو منانے کا ٹاسک گورنر پنجاب محمد چودھری سرور کو سونپ دیا گیا ہے. چودھری سرور کی ہم خیال رہنماؤں نذیر چوہان، اون چودھری اور ملک امین سے ملاقات ہوئی. وزیر اعظم عمران خان نے خود جہانگیر ترین کے ہم خیال گروپ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. دوسری جانب سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں جہانگیر ترین کی پی ٹی آئی کے لیے خدمات ہیں، وہ الزامات کا جواب دینے عدالت جاتے ہیں. اپنے ایک بیان میں سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ انتخابات میں ایک طرف جیت دوسری جانب ہار ہوتی ہے. دسکا میں ہمیشہ سے نون لیگ ہی جیتتی آئی ہے. فیصل جاوید نے کہا کورونا سے بچاؤ کے لیے رمضان المبارک میں شہریوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. کابینہ میں رد و بدل مسئلہ نہیں، یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے. عدالتوں سے کیسز کے فیصلے آنے چاہیے اور انصاف کے عمل میں تیزی ہونی چاہیے. حکومت نوجوانوں کے حوصلے پست کر کے ہاتھ پھیلانے کی عادت ڈالنے کی بجائے روزگار پیدا کرنے کے مواقع پیدا کرے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مطالبہ. کہا حکومت ایسے بحرانوں کو جنم دے رہی ہے کہ جنہیں حل کرنے میں دہائیاں لگ سکتی ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تبدیلی سرکار پر تنقید کے نشتے چلاتے ہوئے کہنا تھا کہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی تمام حدیں کراس کر دی گئی ہیں. حکومت حالات کا ادراک کرنے میں مکمل ناکام دکھائی دے رہی ہے. پی ٹی آئی حکومت نے گزشتہ 2.5 برسوں میں کمزور معیشت کا مزید برعکس نکالا. سراج الحق نے مزید کہا کہ حالات میں بہتری کے لیے قوم کو اجتماعی طور پر رجوع الہی کرنا ہوگا. انسداد دہشت گردی عدالت نے اسامہ ستی قتل کیس کے ملزموں کے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات نکالنے کی درخواستیں منظور کر لیں. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمن نے فیصلہ سنایا. عدالت نے دہشت گردی کی دفعات ہٹانے کا حکم سناتے ہوئے مقدمہ سیشن کورٹ منتقل کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم مدثر کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری مسترد کر دی. ناظرین، جرمنی نے کہا ہے کہ پاکستان نے خطے میں قیام امن کے لیے بہت قربانیاں دیں. افغانستان میں قیام امن اور مذاکرات کے لیے پاکستان کا کردار اہمیت کا حامل ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات کا خواہش مند ہے. مذاکرات کے لیے ہندوستان کو سازگار ماحول فراہم کرنا ہوگا. برلن میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمسایہ ہونے کے ناطے افغان امن کے لیے پاکستان کی بہت اہمیت ہے. افغانستان میں تشدد کے خاتمے اور امن کے لیے مذاکرات جاری رہنے چاہیے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ GSP+ کے اصول میں جرمنی کے تعاون کے شکر گزار ہیں. پاکستان جرمنی کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہیں. جرمنی کے ساتھ نئے اقتصادی تعلقات چاہتے ہیں. ادھر ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان FATF ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کے قریب ہے. 27 سے 24 اہداف میں عمل درآمد اس کا ثبوت ہے. برطانیہ کی طرف سے پاکستان کو ہائی رسک ممالک میں شامل کرنے کے معاملے پر بات کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ ترمیمی ریگولیشنز کا جائزہ لیا. برطانیہ کا پاکستان سے متعلق موقف حقائق پر مبنی نہیں ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے گزشتہ 2 سال میں اینٹی منی لانڈرنگ، کاؤنٹر ٹیرر فائنانسنگ، قانون سازی، ادارہ جاتی اور انتظامی اقدامات اٹھائے. عالمی برادری نے پاکستان کے اقدامات کو تسلیم کیا. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان معاشی لحاظ سے درست سمت میں گامزن ہے. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا اسٹاک ایکسچینج میں خطاب. کہا کورونا وبا کے چیلنج کے باوجود بہتر معاشی پالیسی اپنائی. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور ترسیلات زر بھر گئے. رواں سال GDP میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا. The context of the rising wave of COVID, of the fact that we have, after a pause, restarted the IMF program.
اور اس پہ ظاہر ہے لوگوں کے سوالات وغیرہ ہوتے ہیں کہ اب آؤٹ لک ہماری معیشت کی کیا ہے. پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تھرڈ ویو ہے کووڈ، اینڈ ایک سال پہلے کووڈ کی پہلی لہر شروع ہو گئی. پہلی لہر کے شروع ہونے میں اور اس لہر کے شروع ہونے میں ایک بنیادی فرق ہے، اور میرے خیال سے دیٹس the first reason why everybody who is in the economy can have a bit more confidence than last time around. وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک سال پہلے جب ہم نے کووڈ انٹر کیا تو ہماری اکانومی کے جو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ ایک سٹیبلائزیشن کے فیز سے ریکور کر رہے تھے اور کم تھے، کیونکہ کووڈ سے پہلے ہمیں سٹیبلائزیشن کرنی پڑی تھی، اور ہر سٹیبلائزیشن میں اکنامک انڈیکیٹرز جو ہوتے ہیں اس میں تھوڑی بہت کمی آتی ہے. لیکن آج جب ہم کووڈ انٹر کر رہے ہیں تو جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، جو اعداد و شمار ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے. سب سے پہلے دا لیٹسٹ فگر دیٹ واز ریلیو ٹوڈے آپ نے دیکھ لیا ہوگا ریگارڈنگ ریمیٹنسز. پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج صبح ٹویٹ کی، پچھلے مہینے ویو ہیڈ $2.7 billion ان ریمیٹنسز. اگر آپ اس کو ایک سال پہلے سے کمپیئر کریں تو دیٹس اے گروتھ آف 43% ایئر آن ایئر. اور اب خبریں عالمی منظر نامے سے.